विद्यार्थियों, हमारा आज का विषय है राजस्थान का एकीकरण। एकीकरण अर्थात एक करना। और राजस्थान, हमारा वर्तमान राजस्थान जो पहले छोटे छोटे भागों अनेक रियासतों में बटा हुआ था, उन सब रियासतों को एक करना राजस्थान का एकीकरण। विद्यार्थियों, हम सब जानते हैं कि राजस्थान पहले राजपूताना के नाम से जाना जाता था और राजपूताना शब्द का प्रयोग किया जॉर्ज थॉमस ने। जॉर्ज थॉमस ने इस भौगोलिक प्रदेश के लिए राजपूताना शब्द का प्रयोग किया। राजस्थान शब्द का जो प्रयोग है वो सबसे पहले किया है कर्नल जेम्स टोड। कर्नल जेम्स टोड ब्रिटेन के रहने वाले थे। उन्होंने एक पुस्तक लिखी, द एनाल्स एंड एंटीक्विटीज। द एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। इस पुस्तक में उन्होंने सबसे पहले इस भौगोलिक प्रदेश के लिए राजस्थान शब्द का प्रयोग किया। अगर संवैधानिक दृष्टि से देखें, संविधान की दृष्टि से देखें, तो राजस्थान शब्द का प्रयोग हुआ है 26 जनवरी 1950 संविधान में। मतलब अगर हम प्रश्न आता है कि संवैधानिक दृष्टि से राजस्थान शब्द कब अस्तित्व में आया, तो वो है 26 जनवरी 1950। राजपूताना जॉर्ज थॉमस ने कहा, राजस्थान शब्द का प्रयोग कर्नल जेम्स टोड ने किया सबसे पहले 1829 में। इनकी पुस्तक द एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान, राजपूताना जॉर्ज थॉमस 1800 में, और 26 जनवरी 1950 को संविधान में राजस्थान शब्द का प्रयोग किया गया। अब हम पढ़ रहे हैं राजस्थान का एकीकरण। राजस्थान के एकीकरण से तात्पर्य राजस्थान में उस समय विद्यमान 19 रियासतें, 3 ठिकाने और एक केंद्र शासित प्रदेश, इन सब के एकीकरण से। मतलब अगर हम 19 रियासतों में 3 ठिकाने, एक केंद्र शासित प्रदेश जोड़ देते हैं तो हमारा बन जाता है राजस्थान। ये रियासतों के एकीकरण की प्रक्रिया 18 मार्च 1948 से प्रारंभ होती है और 1 नवंबर 1956 पर जाकर समाप्त हो जाती है। मतलब हमारे राजस्थान के एकीकरण की जो शुरुआत है वो 18 मार्च 1948 से प्रारंभ हुई और 1 नवंबर 1956 पर जाकर समाप्त हो गई। मतलब राजस्थान के एकीकरण का जो टोटल समय है वो है 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन। राजस्थान का एकीकरण कितने दिनों में पूर्ण हुआ? 8 वर्ष 7 माह 14 दिन। और इसके लिए अलग अलग रियासतों को अलग अलग समय में जोड़ा गया। कुल मिलाकर 7 चरणों में हमारे राजस्थान का एकीकरण पूर्ण हुआ। मतलब जिस प्रकार एक लड़का और लड़की 7 फेरे लेने के बाद एक बन जाते हैं, विवाह सूत्र में बन जाते हैं, उसी प्रकार हमारा राजस्थान का एकीकरण भी 7 चरणों से गुजरने के बाद अपने वर्तमान अस्तित्व में आया। अब हम बात करेंगे एक एक रियासत और ठिकानों की। केंद्र शासित प्रदेश राजस्थान में एक ही था, अजमेर मेरवाड़ा। अजमेर मेरवाड़ा, और जो सी श्रेणी का प्रांत था। मतलब अंग्रेजों ने अपने प्रांतों को ए, बी और सी 3 भागों में बांट रखा था। ए में वो प्रांत आते थे जो सीधे गवर्नर के नियंत्रण में थे और जो पहले ब्रिटिश सरकार के प्रत्यक्ष नियंत्रण में थे, जैसे मुंबई और मद्रास। और यहाँ शासन संभालता था गवर्नर और ये सीधे ब्रिटिश सरकार के नियंत्रण में थे। बी श्रेणी में वो राज्य आते थे जो छोटी छोटी रियासतों से मिलकर बने थे, जैसे राजस्थान और मध्य भारत। और यहाँ का जो मुखिया होता था वो कहलाता था राजप्रमुख।
मतलब यहाँ शासन संभालता था राजप्रमुख। और सी श्रेणी ये छोटे छोटे राज्य थे जो चीफ के प्रदेश कहलाते थे, जैसे राजस्थान में अजमेर, मेरवाड़ा और दिल्ली। यहाँ पर चीफ कमिश्नर होता था जो शासन संभालता था। इस प्रकार राजस्थान में जो अजमेर मेरवाड़ा प्रांत था केंद्र शासित, वो सी श्रेणी का था, लेकिन राजस्थान बी श्रेणी का। कंफ्यूज मत होना, अजमेर मेरवाड़ा सी श्रेणी का और राजस्थान बी श्रेणी का। ये तो बात हुई केंद्र शासित की। अब हम बात करें ठिकानों की। उस समय राजस्थान में 3 ठिकाने थे, नीमराणा जो अलवर में स्थित है, कुशलगढ़ या कुशालगढ़ ये बांसवाड़ा में स्थित है, और लावा जो उस समय जयपुर में था। जब राजस्थान का एकीकरण हुआ उस समय लावा ठिकाना जयपुर में था, लेकिन ये वर्तमान में टोंक जिले में है, वर्तमान टोंक में स्थित है लावा। इनसे भी एक प्रश्न पूछा गया है कि सबसे बड़ा ठिकाना कौन सा था, तो जैसा कि नाम से पता चल रहा है कुशलगढ़, 5 अक्षर है, इसमें 2 हैं, इसमें 4 हैं, तो कुशलगढ़ ये है सबसे बड़ा ठिकाना कुशलगढ़, और सबसे छोटा ला। हम इसको इस प्रकार भी याद कर सकते हैं, नकुल, न से नीमराणा, कु से कुशलगढ़ और ल से लावा। 3 ठिकाने थे, नीमराणा, कुशलगढ़, लावा। सबसे बड़ा कुशलगढ़, सबसे छोटा लावा। लावा वर्तमान में टोंक में स्थित है, उस समय जयपुर में था। अब हम बात करते हैं रियासतों की। रियासतें और ठिकानों में ये अंतर होता था कि रियासतों को तोप सलामी का अधिकार था, जबकि ठिकानों को तोप सलामी का अधिकार नहीं था। ठिकाने पे ठिकानेदार बैठता था, जबकि रियासतों पे राजा। देखिए, रियासतों की जब हम बात करें तो रियासतों में सबसे बड़ी जो रियासत थी वो थी जोधपुर। आज भी इसी संभाग में सबसे बड़ी जिले पाए जाते हैं, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर। ये थी सबसे बड़ी रियासत। 19 रियासतों में सबसे बड़ी रियासत जोधपुर। सबसे छोटी रियासत थी शाहपुरा, ये भीलवाड़ा में है। ये थी सबसे छोटी रियासत, मतलब 19 रियासतों में सबसे छोटी शाहपुरा। प्राचीन की बात करें तो सबसे प्राचीन रियासत थी उदयपुर या मेवाड़। ये थी सबसे प्राचीन रियासत। सबसे पुरानी रियासत मेवाड़ का इतिहास बहुत पुराना रहा है। अगर नई की बात करें तो नई रियासत थी झालावाड़। ये थी नई रियासत। सबसे नवीन झालावाड़, सबसे पुरानी प्राचीन उदयपुर, सबसे बड़ी जोधपुर और सबसे छोटी शाहपुर। अगर जनसंख्या की दृष्टि से देखें हम तो जयपुर जो रियासत है वो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी थी। मतलब जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत जयपुर। इन 19 रियासतों में एक मुस्लिम रियासत भी थी, टोंक। ये एकमात्र मुस्लिम रियासत थी। अमीर खां पिंडारी का संबंध यहीं से है। टोंक रियासत राजस्थान में स्थित एकमात्र मुस्लिम रियासत। भरतपुर और धौलपुर, ये राजस्थान में स्थित 2 जाट रियासतें। भरतपुर और धौलपुर दोनों जाट रियासतें। मुस्लिम रियासत टोंक और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत जयपुर। विद्यार्थियों, ये तो बात हुई रियासतों की, और इन रियासतों को ही एक एक चरण में इनको मिलाया गया और तब हमारा राजस्थान का एकीकरण बना। जब भारतीय स्वतंत्रता की बात की जा रही थी कि जून 1948 से पहले भारत देश को आजाद कर दिया जाएगा, उस समय भारतीय
स्वतंत्रता अधिनियम, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट की धारा 8, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 8 की धारा के तहत देशी रियासतों को यह अधिकार दिया गया कि या तो वो भारत में मिले या वो पाकिस्तान में मिले या अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखें। मतलब उन्हें ये अधिकार दे दिया गया कि उन्हें या तो भारत में मिलना है या पाकिस्तान में मिलना है या स्वतंत्र रूप से रहना है। उस समय हमारे देश में लगभग 565 देशी रियासतें थी और इन रियासतों के एकीकरण का जो काम है वो सौंपा गया सरदार पटेल और वीपी मेनन। इसके लिए एक रियासती विभाग की स्थापना की गई, दिल्ली में रियासती डिपार्टमेंट बनाया गया 5 जुलाई 1947 को और उस डिपार्टमेंट के अध्यक्ष बनाए गए सरदार पटेल और उसका सचिव बनाया गया वीपी मेनन। इन रियासतों का ये काम, इन रियासती विभाग का ये काम था कि वो इन रियासतों के एकीकरण के प्रयास करे, भारत संघ में मिलाने के प्रयास करे। अब जैसे ही ये अधिनियम बना उसके बाद रियासतों में सुगबुगाहट हो गई कि हमें भारत में मिलना है या पाकिस्तान में मिलना है या स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखना है, क्योंकि रियासती विभाग ने ये तय कर दिया था कि वो ही रियासतें स्वतंत्र रह सकती हैं जिन रियासतों की इनकम, आय कम से कम 1 करोड़ रुपए हो, 1 करोड़ या इससे अधिक। मतलब कोई भी रियासत जिसकी इनकम या तो 1 करोड़ रुपए हो या इससे अधिक हो और उसकी जो जनसंख्या है वो जनसंख्या कम से कम 10 लाख या उससे अधिक। मतलब ये 2 आधार बना दिए रियासती विभाग ने कि वो ही रियासतें स्वतंत्र रह सकती हैं जिनकी आय 1 करोड़ या इससे अधिक हो और जिनकी जनसंख्या 10 लाख या इससे ज़्यादा हो। और इस शर्त को पूरा करने वाली राजस्थान में मात्र 4 रियासतें थी, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर और बीकानेर। मतलब राजस्थान की 19 रियासतों में से मात्र 4 रियासतें ऐसी थी जिनकी जनसंख्या 10 लाख या इससे ज़्यादा थी या जिनकी वार्षिक आय 1 करोड़ या इससे अधिक थी। इसका मतलब राजस्थान की इन 4 रियासतों को छोड़कर बाकी सभी रियासतों को किसी न किसी रियासत में मिलना था। और अब उन रियासतों को मिलना था क्योंकि उन पर ये डिपेंड करता है कि वो किस रियासत में मिलने, लेकिन इतना तो निश्चित हो गया था कि इन रियासतों को किसी न किसी दूसरी रियासत में मिलना है। सरदार पटेल ने ये पहले ही निश्चित कर दिया था कि आपको रक्षा, संचार और विदेशी मामले ही हमें सौंपने होंगे, बाकी आप आंतरिक मामलों में स्वतंत्र रहेंगे। लेकिन चूंकि पूरे देश में 565 के आसपास रियासतें थी, सभी रियासतों को अगर हम अलग अलग बना देते तो देश के टुकड़े छोटे छोटे हो जाते और इस प्रकार इन इकाइयों को संगठित करना बहुत ही जरूरी था। और इसके लिए सभी रियासतों के एकीकरण के प्रयास हुए। चूंकि हम इसमें राजस्थान का एकीकरण पढ़ रहे हैं तो हम इसमें राजस्थान की रियासतों की ही बात करेंगे कि किस तरीके से राजस्थान की रियासतों को राजस्थान में शामिल किया गया। देखो विद्यार्थियों, एक प्रश्न पूछा गया था कि राजस्थान के एकीकरण के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे। इस ऐसे ध्यान रखना, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे एटली, क्लीमेंट एटली। ये ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे उस समय जब राजस्थान का एकीकरण हो रहा था। उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे क्लीमेंट एटली और उस समय प्रधानमंत्री और उस समय जो गवर्नर जनरल थे वो थे, ए के बाद आता है बी, बेटन। ए के बाद ध्यान रखना, बी बेटन, लॉर्ड माउंटबेटन। ये उस समय थे गवर्नर जनरल। मतलब राजस्थान एकीकरण के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे क्लीमेंट एटली और गवर्नर जनरल थे माउंटबेटन। और राजस्थान का एकीकरण जैसा कि मैंने बताया 7 चरणों में हुआ था। अब हम एक एक करके एक चरण के बारे में पढ़ेंगे। राजस्थान का एकीकरण।
देखो विद्यार्थियों, ये बात हमें पहले से पता है कि रियासती विभाग की स्थापना दिल्ली में की गई और दिल्ली राजस्थान की इसी दिशा में स्थित है, दिल्ली। और राजस्थान का जो एकीकरण था वो टोटल कितने चरणों में हुआ था? 7 चरणों में। 1 2 3 4 5 6 और 7। अब हम एक एक करके एक चरण को पढ़ेंगे। राजस्थान का एकीकरण किस तरीके से शुरुआत होती है? देखो कहां से राजस्थान के पूरे राजस्थान की जो रियासतें, ठिकाने, केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनमें ध्यान रखना विद्यार्थियों कि ठिकानों का ये है कि जब उसकी रियासत मिलेगी तो ठिकाना पे भी स्वाभाविक रूप से मिल जाएगा। मतलब जैसे कुशलगढ़ ठिकाना बांसवाड़ा में है, जब बांसवाड़ा रियासत का विलय होगा तो कुशलगढ़ ठिकाने का भी विलय हो जाएगा। जब टोंक का या जयपुर का विलय होगा तो उस समय लावा का भी विलय हो जाएगा। जब अलवर का विलय होगा तो नीमराना का भी विलय हो जाएगा। मतलब वो ठिकाना अपने आप रियासत के साथ ही अपने आप ही विलय हो जाएगा। देखो राजस्थान के एकीकरण की शुरुआत इस दिशा से होती है, इस क्षेत्र से। सबसे नजदीक इधर से ही है दिल्ली, और रियासती विभाग की स्थापना दिल्ली में ही हुई थी, सरदार पटेल और वीपी मेनन। अब सबसे पहले हम ये मानते हैं कि यहाँ से रियासती विभाग का आना जाना हुआ अलवर, और सबसे पहले इस चरण के 4 जिले अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर। अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर, इन चारों रियासतों को मिलाकर बनाया गया मत्स्य संघ। राजस्थान के एकीकरण का प्रथम चरण कौन सा है? मत्स्य संघ। और मत्स्य संघ में क्या क्या शामिल किया गया? अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर। और शुरुआत कब हुई थी? मैंने शुरुआत में बताया था 18 मार्च 1948। कौन सा संघ बना? मत्स्य संघ। प्रश्न पूछता है राजस्थान के एकीकरण की शुरुआत किस संघ से हुई? मत्स्य संघ से। अलवर और करौली दोनों के दोनों राजस्थान में मिलने के इच्छुक थे, जबकि भरतपुर और धौलपुर दोनों यूपी में मिलने के इच्छुक थे। ये दोनों यूपी में मिलना चाहते थे, ये दोनों राजस्थान में। लेकिन सरदार पटेल के प्रयासों से इन चारों रियासतों का राजस्थान में विलय किया गया और इसे नाम दिया गया मत्स्य संघ। मत्स्य संघ इसलिए नाम दिया गया क्योंकि ये जो क्षेत्र था ये ऐतिहासिक काल में, बहुत प्राचीन समय में मत्स्य क्षेत्र के नाम से जाना जाता था। विराटनगर मत्स्य महाजनपद की राजधानी थी और इसी के आधार पर के.एम. मुंशी, कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी ने इस संघ को नाम दिया मत्स्य संघ। इस मत्स्य संघ की राजधानी बनाई गई अलवर, प्रधानमंत्री बनाए गए शोभाराम। प्रधानमंत्री कौन बनाए गए? शोभाराम। और राज प्रमुख बनाए गए उदयभान सिंह। उदयभान सिंह जो धौलपुर के रहने वाले थे। अलवर के शोभाराम कुमावत, इनको प्रधानमंत्री बनाया गया और राज प्रमुख बनाया गया उदयभान सिंह जो धौलपुर के रहने वाले थे। विद्यार्थियों ध्यान रखना है कि जिस राज्य को हम इन संघों की राजधानी बनाते हैं अक्सर राज प्रमुख उसी राज्य का होता है। लेकिन हम यहाँ देखते हैं कि मत्स्य संघ की राजधानी तो अलवर रखी गई, लेकिन उसका जो राज प्रमुख था वो धौलपुर का उदयभान सिंह बनाया गया है। इसका कारण ये था कि उस समय अलवर का महाराजा था तेज सिंह। तेज सिंह अलवर का महाराजा था और ऐसा माना जाता है कि उस समय गांधी की हत्या के सिलसिले में, मतलब 30 जनवरी 1948 को गांधी जी की हत्या हो गई थी। इन तेज सिंह का बेचारों का उससे कोई लेना देना भी नहीं था। अलवर के लोग तो वैसे ही बहुत सीधे होते हैं, तो तेज सिंह का तो कोई लेना देना नहीं था, लेकिन फिर भी इन्हें पूछताछ के लिए, मतलब इन पर शक था, इन्हें दिल्ली बुलाया हुआ था और इसी वजह से उस समय ये अलवर में उपस्थित नहीं थे और इस वजह से धौलपुर के उदयभान सिंह को मत्स्य संघ का राज प्रमुख बनाया गया। इस संघ का उद्घाटन एन.वी. गॉडगिल ने किया। एन.वी. गॉडगिल ने इस मत्स्य संघ का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री शोभाराम, राज प्रमुख उदयभान सिंह और उद्घाटन करता एन.वी. गॉडगिल।
अब देखिए किस तरीके से राजस्थान का एकीकरण